नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपकी जेब से जुड़ी है, और इसमें एक सवाल है, क्या 500 रुपए का नोट डेंजर जोन में है? अचानक से 500 रुपए के नोट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिससे बड़ा इशारा है, और इसी पर सत्ता की पहली कुंजी हम खोलेंगे। आज पीएम मोदी ने बंगाल से बिहार तक ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बात कही है और पाकिस्तान को नई चेतावनी दी है। पीएम ने कहा है कि पाकिस्तान को 3 बार घुसकर मारा है, और अब कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद सत्ता में एक सियासी कुंजी खोलेंगे, जिसमें पीएम मोदी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच मौखिक युद्ध है। पीएम ने आज बंगाल की जमीन से ममता सरकार पर कई बड़े हमले किए। इसका जवाब ममता बनर्जी ने कैसे दिया, वो देखिएगा। एक बड़ी खबर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर। पीएम मोदी के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले भाई खुद भारत में मिलना चाहते हैं, और ऐसा जल्दी होगा। फिर सत्ता में आपको पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आतंकियों के साथ अटूट याराना दिखाएंगे, जिसके पोस्टर पूरे पाकिस्तान में छप गए हैं। इस पर भी सत्ता की कुंजी तैयार है। आज एक खबर डोनाल्ड ट्रंप पर भी है, जिनका टाइम शायद खराब चल रहा है। एलॉन मस्क के साथ उनका ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मस्क ने ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग कर लिया है। इसके अलावा अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले फैसलों को भी रोक दिया है। और एक बड़ी खबर दुनिया में तैयार हो रहे नए वॉर फ्रंट पर भी है। खबर है कि इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नेतन्याहू ने एयरफोर्स को अलर्ट रहने का ऑर्डर दिया है, और कहा है कि अमेरिका की मदद के बिना ईरान पर हमला करके रहेंगे। आज हम सत्ता की शुरुआत लेकिन एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। और इस खबर का केंद्र है 500 रुपए का नोट। वो नोट जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा ही नोट आप सभी न्यूज मित्रों के मुझे कहा जा रहा है मेरे प्रोड्यूसर द्वारा कि इस नोट को सीधा कर लें, लेकिन देखिए ये नोट है 500 रुपए का नोट। इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नोट आप सभी न्यूज मित्रों के पास भी होगा, लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ बड़े सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है? दूसरा सवाल ये कि 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? हम ये सवाल आपको दिखा रहे हैं। और तीसरा जरूरी सवाल ये है कि क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है? लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक से ये सारे सवाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसमें 500 के नोट को लेकर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। इसकी वजह है केंद्र सरकार में सहयोगी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की केंद्र सरकार की से एक अपील, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 500 रुपए और बड़े नोट को बंद करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 500 रुपए का नोट बंद करना बहुत जरूरी है, और दलील है कि बड़े नोट बंद करने से वित्तीय लेन देन में और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए का नोट बंद होने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने का तर्क दिया है। एक सभा के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 रुपए के नोट को लेकर केंद्र सरकार से क्या मांग की, पहले वो सुनिए। इसके बाद सत्ता की कुछ कुंजी खोलेंगे जो आपकी जेब के लिए बहुत काम की है। నేను డిజిటల్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చినప్పుడు వారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను. మీరు ఈరోజు 500, 1000 రూపాయలు రద్దు చేస్తున్నారు, ఇంకా 2000 రూపాయలు కొత్తగా తీసుకొచ్చారు. అవసరమైతే 500, 1000, 2000 రూపాయలు రద్దు చేయండి. డిజిటల్ కరెన్సీ పెట్టండి. ఎవరైనా అక్రమార్కులు ఉంటే ఈజీగా పట్టుకోగలుగుతాం. ఇవన్నీ రద్దు చేయమని కోరాను. పూర్తిగా పార్టీకి డొనేషన్ ఇవ్వాలన్నా ఒకప్పుడంతా లిస్ట్ అంతా ఇచ్చి చదివేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నేరుగా మీ ఫోన్ ద్వారా పార్టీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు చెల్లించే పరిస్థితికి వచ్చారంటే ఈ 500, 1000, 2000 రూపాయల అవసరం లేదు. రాజకీయాల్లో డబ్బులు పంచే అవసరం ఉండకూడదు. ప్రజా సేవే
పరమావిధిగా చేసుకుని మనం పనిచేస్తే ప్రజలు మనకు ఓట్లేస్తారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. चंद्रबाबू नायडू की इन बातों को सुनकर अब सोशल मीडिया पर नया विमर्श शुरू हो गया है और लोगों के मन में इस बात की चिंता है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में आ गया है। ऐसा ही सवाल कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों की तरफ से उठाया जा चुका है, जिसे 500 रुपए के नोट से छुटकारा पाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आरबीआई ने अप्रैल 2025 यानी पिछले महीने ही देश के सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किया था और इसमें यह कहा गया था कि बैंक देश के 75% एटीएम के कम से कम एक कैसेट यानी एक ट्रे में 100 और 200 के नोट अपलोड करें। इसके लिए आरबीआई की ओर से बैंकों को सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दी गई है। आरबीआई के इस निर्देश के बाद ये सवाल उठा था कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक 500 रुपए के नोट से निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि आरबीआई के निर्देश में ऐसी कोई भी बात साफ तौर पर नहीं लिखी गई थी और आरबीआई का वास्तविक निर्देश सिर्फ इतना था कि बैंकों को अपने एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, जिसमें एटीएम से छोटे नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग को बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है और इसके मायने अपनी अपनी सुविधा अनुसार निकाले भी जा रहे हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए और बड़े नोट को बंद करने के पीछे जो तर्क दिया है उसमें वजन ज्यादा है। आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई वीडियो भी देखे होंगे जिसमें रेड के दौरान 500 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को जब से चलन से हटाया गया है तब से 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़ा नोट है और इन नोटों के जरिए काले धन को बड़ी संख्या में जमा करना बहुत आसान है, इसीलिए इसे बंद करने की मांग की गई है। वैसे आज आपको 500 रुपए के नोट के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां भी दे देते हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कैसे 500 रुपए के नोट को छापना महंगा सौदा बन रहा है। आरबीआई ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले नोट छापने का खर्च इस वित्त वर्ष में 25% तक बढ़ गया है। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 5,101 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करीब 6,373 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और शायद आपको ये पता ना हो कि इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च 500 रुपए के नोट को छापने में आता है। जानकारी के अनुसार 500 रुपए के पुराने नोट को छापने में पहले 3 रुपए 9 पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब 500 के एक नए नोट को छापने में 2 रुपए 57 पैसे खर्च होते हैं। यानी पुराने नोट की तुलना में नए नोट को छापने का खर्च तो ज्यादा हुआ ही है, लेकिन अभी भी ये बाकी नोटों की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि 100 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपए 51 पैसे और 10 रुपए का एक नोट छापने में 1 रुपया 1 पैसे खर्च होता है, जबकि 500 के नोट की छपाई की कीमत ज्यादा है। 500 रुपए का नोट इस वक्त एक ऐसा नोट है जिसकी पूरे देश में सबसे बड़ी सत्ता है, लेकिन ये सत्ता आगे रहेगी या जाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अभी बाजार में मौजूद कुल नोटों की संख्या में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 40.9% है, जबकि बाजार में मौजूद नोटों के कुल मूल्य में 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 86% है। मतलब मौजूदा वक्त में बाजार में 500 रुपए के नोटों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो बाकी नोटों के मुकाबले कहीं अधिक है। लेकिन आज आपको ये भी जानना चाहिए कि देश में बड़े नोट को बंद करने के पीछे का गणित क्या है। इससे पहले जब नवंबर 2016 में देश में नोटबंदी की गई थी, तब भी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। मई 2023 में जब 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए गए, तो भी इसे भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट माना गया और यही नोटबंदी का सबसे बड़ा गणित भी है। इसके अलावा बड़े नोट बंद करने से आरबीआई की प्रिंटिंग का खर्च भी कम हो जाता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की सत्ता मजबूत है। इसीलिए डिजिटल लेन देन को बूस्टर मिलने का भी तर्क दिया जाता है, जो तर्क चंद्रबाबू नायडू ने भी दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स को भी सुनना जरूरी है। $500 का नोट खत्म करने का जो प्रस्ताव आया है, मुझे लगता है कि ये करेंसी सर्कुलेशन को कम करने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सहायक, और जिस तरह से डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए शायद ही कोई अब जो है बैंक से रुपए निकालने की जो दर है वो 90% तक कम हो गई है। शायद ही कोई एटीएम जाता पैसा नहीं, एवरीवन इज यूजिंग यूपीआई
एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं तो मुझे नोट की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और अगर 500 का नोट हम कम कर सकते हैं तो हम जो है देश से करप्शन भी कम कर सकते हैं। तो करप्शन कम करने का, मुद्रास्फीति कम करने का एक बेहतर हथियार हो सकता है 500 नोट को बंद कर देने का, वो भी तब जब हमारे पास UPI है सब बेस्ट ऑप्शन। वैसे बाजार में तेजी से बढ़ते 500 रुपए के नकली नोट भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की चिंता का विषय जरूर होंगे। वर्ष 2020-21 में देश में 500 रुपए के 39,453 नकली नोट पकड़े गए थे। 2021-22 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या 76,669 हो गई थी, जबकि 2022-23 में और भी ज्यादा इजाफा हो गया था इसमें, जब देश में 500 रुपए के 91,110 नकली नोट पकड़े गए थे। हालांकि 2023 और 24 में इसमें थोड़ी कमी जरूर आई थी, जब 500 रुपए के 85,711 नकली नोट जब्त किए गए थे। यानी नकली नोट भी इस वक्त देश के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन फिलहाल 500 रुपए के नोट के लिए विमर्श के पीछे चंद्रबाबू नायडू की मांग है, जिनका कहना यह है कि ऐसे बड़े नोट बंद करने का वक्त अब आ गया है। सत्ता में अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसमें भगवान हनुमान को माता सीता की ओर से दिया गया विजय मंत्र है, गुरु दीक्षा है, और सबसे बड़ी बात, इस मुलाकात में दक्षिणा में POK मांगने वाला मैसेज भी है। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की चर्चा हो रही है। अब इसी चर्चा में जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी नाम आ गया है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो रामभद्राचार्य और भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात की है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी सपरिवार मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे थे। यहां तुलसी पीठ में उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की, उनसे गुरु दीक्षा ली। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को गदा भेंट की। आर्मी चीफ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारतीय सेना की ओर से एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस भेंट के बाद रामभद्राचार्य ने कहा कि सेना प्रमुख ने उनसे उसी मंत्र की दीक्षा ली है जो माता सीता ने लंका विजय से पहले हनुमान को दिया था। लेकिन पूरे देश में चर्चा दीक्षा से ज्यादा चर्चा उस गुरु दक्षिणा की हो रही है जो जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मांगी है। रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में POK यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को मांगा है। आर्मी चीफ ने भी जवाब दिया, बिल्कुल मिलेगा। POK वाले संवाद के बाद रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को आज विजयी सेना प्रमुख की संज्ञा भी दी। इस मुलाकात के दौरान रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान के लिए मैसेज भी दिया और कहा कि अब अगर आतंकी हमले हुए तो पाकिस्तान दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा। आप जगत गुरु रामभद्राचार्य की पूरी बात सुनिए। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे POK चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। वो प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं और पहले भी POK पर वो बयान दे चुके हैं। पहले भी POK वाले बयान पर उनकी चर्चा पूरे देश में हो चुकी है। वैसे POK भारत में कैसे आएगा, कब आएगा, ये रणनीति सरकार की है, ये काम सेना का है और इसको लेकर कई बार सरकार और सेना अपना संदेश भी दे चुकी है। लेकिन आज सेना प्रमुख से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में ही POK को मांग लिया। आपको बता दें, महाकुंभ के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने POK को मुक्त कराने के लिए विशाल यज्ञ करने का संकल्प लिया था। उन्होंने नवंबर 2024 में कहा भी था कि महाकुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हम राजनीतिक आह्वान तो कर ही रहे हैं, कूटनीतिक आह्वान भी कर रहे हैं और हनुमान जी के लिए हम, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो हनुमान जी को हम पटा रहे हैं। इसके लिए हमने तय किया है, एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा।
वैसे पीओके को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को संदेश दे चुका है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इसको लेकर बात कर चुके हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा मैसेज दिया। युद्ध की भाषा में कहें तो राजनाथ सिंह की मैसेज वाली मिसाइल का असर जरूर इस्लामाबाद तक हुआ होगा और इसकी रेंज में पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सेना है। राजनाथ सिंह दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। वहां के लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। पीओके के भाई भारत में मिलना चाहते हैं। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि राजनाथ सिंह ने पीओके का नाम लेते हुए महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का उदाहरण दिया। सिर्फ 30 सेकंड में आपको ये भी समझा दें कि आखिर राजनाथ सिंह ने आज पीओके को लेकर महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का उदाहरण क्यों दिया। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाले भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहा और वो बड़े विश्वास से कहते थे। उन्होंने चंद पंक्तियों के जरिए इसको बयां भी किया। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। सत्ता में अब आपको पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वो तस्वीर दिखाते हैं जिससे साबित होता है कि मुनीर सेना प्रमुख बाद में है। इससे पहले वो आतंकियों के प्रमुख हैं, आतंकियों के पोस्ट बॉय हैं, आतंकियों के आका हैं। ये पोस्टर कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों में लगाए गए हैं। कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहरों में गली गली ऐसे पोस्टर हैं। आप भी इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और मुनीर के असली चेहरे को पहचानिए। मुनीर के साथ इस पोस्टर में खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष आतंकी है। आतंकी का नाम है फैसल नदीम। दरअसल पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण के 27वीं सालगिरह ये पोस्टर उस मौके पर लगाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान में इस दिन को यौम-ए तकबीर या महानता के दिन के रूप में मनाया जाता है। अपने प्रधानमंत्री को फर्जी तस्वीर गिफ्ट करने वाले मुनीर की महानता भी इसी दिन पोस्टर्स में साफ साफ दिख रही है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जो पाकिस्तान के आतंक चरित्र को एक्सपोज कर रही है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में दिखा, वो भी राजनीतिक रैली में। मतलब पाकिस्तान की सेना और आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ता भी आतंकियों के साथ मिली हुई है। पंजाब प्रांत के मलिक मोहम्मद खान आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखे, सबूत आपके सामने है। इस दौरान आतंकी ने पाकिस्तान के नेताओं के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होकर भारत के खिलाफ सहर उगला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में पाकिस्तान की सत्ता और आतंकियों के गठजोड़ के कई सबूत देखने को मिले। पाकिस्तान की सरकार के बड़े मंत्री, स्पीकर आतंकियों के साथ मंच साझा कर रहे थे। उनके सामने आतंकी भारत विरोधी जहर उगल रहे थे। पाकिस्तान के खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान, जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के करीबी माने जाते हैं, लश्कर के मंच पर आतंकी अमीर हमजा और सैफुल्लाह कसूरी के साथ थे। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी यहाँ पर देखा गया था। इन आतंकियों के भाषण को हम आपको नहीं सुनाएंगे, इन्हें हम मंच नहीं देना चाहते हैं।
लेकिन ये जरूर बताना चाहते हैं कि आतंकवाद पर हिंदुस्तान का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इनका पूरा हिसाब किया जाएगा। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें काफी तीखापन और नुकीले राजनीतिक हमले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वी भारत के 3 राज्यों के दौरे पर थे, लेकिन खराब मौसम के कारण एक राज्य का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा और वो सिर्फ 2 राज्यों में ही जा पाए, जिसमें पहला राज्य पश्चिम बंगाल था और दूसरा राज्य बिहार। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के टारगेट पर टीएमसी थी, जबकि बिहार में पीएम मोदी ने आज रोड शो किया। कल रैली करेंगे, जहां उनका खास फोकस आरजेडी और कांग्रेस पर हो सकता है। राजनीतिक हमलों के अलावा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी काफी बात की और पाकिस्तान को यह भी कहा कि वो सुधर जाए तो बेहतर है, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी के 2 राज्यों के दौरे पर हमने सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी तैयार की है, जिसमें आप राजनीतिक हमले और उस हमले के जवाब की तीव्रता को काफी आसानी से माप पाएंगे। राजनीतिक कुंजी की शुरुआत बिहार से करते हैं। अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यहां उन्होंने पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसके बाद बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट का आधारशिला रखने के लिए पहुंचे। उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। इन दोनों कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया, जिसके लिए राजधानी पटना को ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा गया था। वो जहां से गुजरे उन रास्तों पर होर्डिंग, पोस्टर, कटआउट लगे। अलग अलग जगह पर रेप्लिका के माध्यम से सेना के पराक्रम को भी प्रदर्शित किया गया था। आज ही प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक है, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और तमाम बड़े नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों से वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक की काफी अहमियत है। पीएम मोदी आज रात राजभवन में ही रुकेंगे। कल पीएम मोदी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में होंगे, जहां से वो बिहार के लिए 48,520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पटना के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी थे। यहां उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को करीब 32 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी के भाषण में 5 कीवर्ड्स का काफी इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार का भ्रष्टाचार, बंगाल में गुंडागर्दी, मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा। इन राजनीतिक शब्दों के इस्तेमाल के साथ पीएम मोदी पाकिस्तान को मरम्मत वाले मैसेज भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया। पाकिस्तान समझ ले, हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार पहले पाकिस्तान के मरम्मत वाले मैसेज को सुन लेते हैं, फिर राजनीतिक हमलों की स्टाइल शीट भी देखेंगे। भारत माता की आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार
घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने अलीपुरद्वार में कहा कि सिंदूर खेला की धरती पर आतंकवाद की चर्चा स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को ये बात बहुत पसंद नहीं आई। उन्होंने पीएम ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं इसकी आलोचना की। हालांकि पीएम मोदी ने आज ही की रैली में ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार पर नुकीले हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा की घटना निर्ममता का उदाहरण है। जनता पर हो रहे अत्याचार से सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जनता को टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं है। एक बार देखिए कि आज कैसे पीएम मोदी और सीएम ममता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। मैंने तो सोचा था अब आर्मी को सैल्यूट देने के लिए आएंगे, वो तो आपने नहीं कहा। आर्मी को सॉलिडारिटी करने के लिए आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा विरोधी दल चला गया विदेश में और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। अरे पब्लिसिटी होना चाहिए तो आर्मी को। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा, इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है कि कोर्ट का मामला पे इसका मतलब क्या होता है? आप करते हैं कोर्ट को इम्पार्शियल चलने दो, हम तो उसको इम्पार्शियल देखते हैं और आप तो कोर्ट को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये आपका भाषण से सफाई हो गया। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। अगर सुनने का मौका है तो सुन लीजिए। इट इज माई ओपन चैलेंज टू यू बिकॉज वी वर्क डे एंड नाइट, वी नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। आई विल नॉट टेक एनी लेसन फ्रॉम यू। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक और स्पेन से लेकर फ्रांस तक कोरोना का नया वेरिएंट अपना असर दिखा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना का नया वेरिएंट भारत में भी कोई गंभीर असर दिखा सकता है और क्या वैक्सीन इस खतरे को रोकने में नाकाम है? इस पर हमने आज सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी तैयार की है। पहला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या कोरोना की नई लहर से कोई गंभीर खतरा है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 के बाद कई बार कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन 3 वर्षों में कभी कोई गंभीर स्थिति नहीं पैदा हुई। इसलिए इस बार भी ज्यादा बड़े खतरे का अंदेशा नहीं है। हालांकि कोरोना वाला ये खतरा कितने दिन रहेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अभी इसका सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका असर 4 हफ्ते तक रह सकता है। इस दौरान वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली है, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोकती, बल्कि वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करती है।
जिससे वायरस का जानलेवा खतरा कम हो जाता है। भारत में अभी तक सामने आए कोरोना के ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट से संबंधित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय वैक्सीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की क्षमता है। अभी कोरोना वायरस के कई सब वेरिएंट भी एक्टिव हैं, इसलिए वेरिएंट के हिसाब से कोई अलग वैक्सीन नहीं है। वायरस वक्त वक्त पर म्यूटेट होकर वेरिएंट बदलता है। ऐसे में अलग अलग वैक्सीन बनाना फिलहाल संभव भी नहीं है। कोरोना की किसी लहर में खतरा कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा वायरस के वेरिएंट से ही लगाया जाता है। फिलहाल जो JN.1 वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ओमिक्रॉन का एक स्ट्रेन है, जिसकी जानकारी सबसे पहले अगस्त 2023 में सामने आई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। इसलिए एक्सपर्ट्स की बड़ी सलाह यह है कि कोरोना से डरने की नहीं, बस सचेत रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अब इस समय फैल रहा है, तो इसको साधारण फ्लू की तरह समझें और जो प्रिकॉशन लेते हैं फ्लू के वही लें। ये स्ट्रेन आया है, इसमें एक म्यूटेशन है जिसको L4555 बोलते हैं। उसकी वजह से ये इम्यूनिटी को इवेड कर जाएगा। तो आप पहले से आप संक्रमित हुए हैं, आपने वैक्सीन ली हुई है, उसको भी ये सरपास करेगा, तो ये रैपिडली फैलेगा। हमारी जो वैक्सीन थी, जो हम लोगों में ज़्यादा जो यूज़ हुई, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी, ज़्यादा कोविशील्ड यूज़ हुई थी। तो इसकी जो एफिकेसी है इस नए वेरिएंट के लिए थोड़ी रहेगी। क्यों? कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी T और B सेल्स होते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे सीवियर केसेस से और हॉस्पिटलाइजेशन से। केसेस बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, तो जो इसका टाइमलाइन है वो यही होगा कि 28 से 30 दिन में ये अपना पीक अटेंड कर लेना चाहिए इसको, उसके बाद फिर केसेस गिरने चाहिए। और अब बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके लिए नया संकट काल शुरू हो चुका है। मुसीबतों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ट्रंप को एक साथ कई बुरी खबरों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये बुरी खबरों का बुके मिला है। अपने टैरिफ वाले प्लान को लेकर ट्रंप को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दूसरी तरफ इस मुश्किल वक्त में उनके करीबी भी उनसे दूर हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क का। कुछ दिन पहले तक जो एलॉन मस्क ट्रंप के लिए सबसे भरोसेमंद बने हुए थे, उन्होंने अब ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज से ट्रंप के बेहद करीबी एलॉन मस्क ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे तो मस्क का कार्यकाल कल खत्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब ट्रंप और एलॉन मस्क को शायद एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह गया है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। कल तक पूरी दुनिया को धमकाने वाले ट्रंप इस वक्त खुद बहुत टेंशन में है, जिसकी कई वजह हैं। एक वजह है एलॉन मस्क का ऐलान, जिसमें उन्होंने कहा कि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा समय खत्म हो रहा है और मैं अब डॉज से अलग हो रहा हूं। ट्रंप के लिए इससे भी बुरी खबर एक अमेरिकी अदालत से आई है। ट्रंप टैरिफ वाली जिस गाड़ी से दुनिया के तमाम देशों के व्यापार को कुचलना चाहते थे, अब अदालत ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। इसके अलावा ट्रंप को सेहत वाले संकट ने भी घेर लिया है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान जो बाइडेन की सेहत का मजाक उड़ाया, लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप की सेहत पर बात हो रही है और आम नागरिक ये अपील कर रहे हैं कि ट्रंप को अपना मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए। फूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।